Hello everyone, welcome to another lecture of Creative Aspirants of the NCERT Decoded series। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 3। कल हमने दो चैप्टर पढ़ लिए हैं हमारे फर्स्ट एंड सेकंड, एंड इन दिस चैप्टर वी विल बी रीडिंग अबाउट द पॉलिटिक्स एंड ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। हमने लास्ट के दो चैप्टर में जो पढ़ा था हम उसको ब्रीफ ओवरव्यू कर लेते हैं। उसमें हमने ये सब देखा कि कैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिपेंडेंट होने के बाद में इमिडिएटली इंडिया को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी कि कैसे प्रिंसिपल स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया, कैसे पार्टीशन के टर्मोर को हमने झेला, और उसके नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे कांग्रेस का एक एरा ऑफ डोमिनेंस रहा कुछ स्टार्टिंग के ईयर्स में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे कि देखिए पार्टी बन गई है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है। अब कैसे हम अपने डेवलपमेंट की वे के ऊपर अपने आप को लेके आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो थर्ड चैलेंज था विच वॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू इंश्योर वेलबींग ऑफ ऑल, ये हम आज देखेंगे कैसे हमने इसको ओवरकम करा। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए एज द ग्लोबल डिमांड फॉर स्टील इंक्रीजेस, ये आपकी एक केस स्टडी है यहाँ पे। उड़ीसा विच हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ अनटैप्ड आयरन ओर इन द कंट्री इज बीइंग सीन एज एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन द डेस्टिनेशन। कि जैसे जैसे आपका स्टील का यूज बढ़ रहा है वैसे वैसे जो उड़ीसा के अंदर आपका एक आयरन ओर का प्लांट है, आपको पता होगा कि आयरन स्टील आयरन ओर से ही बनता है, उसको एक अनटैप्ड रिसोर्स की तरह देखा जा रहा है कि अगर उसको हम अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर यूज कर लेते हैं तो उससे इंडिया को बहुत मदद मिलेगी उसकी ग्रोथ के अंदर। तो अब हमारे अलग अलग डिमांड्स आती हैं, हम एमओयू साइन करते हैं जिसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के साथ में, कि कैसे स्टील का प्रोडक्शन होगा, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या रेट फिक्स की जाएगी, उसी को हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये अपने आप के अपने दो पार्टीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बिठा लेना, एक अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश कर देना कि क्या क्या आपके टर्म्स होने वाले हैं। तो इसी को लेके आपके यहाँ ना बहुत सारी ये इश्यूज दे रखे हैं इसके अंदर, कि जब ये लगाएंगे यहाँ पे स्टील प्लांट तो उसके अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन को फियर होगा कि उनको इंडस्ट्री वहाँ पे अगर एस्टेब्लिश हो गई तो उनके होम चले जाएंगे वहां से। एनवायरमेंटलिस्ट को ये पोल्यूशन का फिक्र होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये होता है कि अगर इंडस्ट्री को सेट नहीं करा हमने तो ये एक बैड एग्जांपल सेट करेगी कि ये गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं करती है, ग्रोथ नहीं करना चाहती अपनी कंट्रीज की। तो यही सारे इश्यूज होते हैं जब हम हमारे डेवलपमेंट की आगे बढ़ते हैं और उसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को फेस करते हैं। कि कोई भी आप एक अच्छा काम करने जाएंगे, और अच्छा काम भी ना हो कोई भी काम करने जाएंगे आप, मान लीजिए आपने एक इंडस्ट्री से जैसे अभी डैम बनना है कहीं पे, तो डैम बनने के लिए बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सबसे पहले वहां की सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, वहां पे जो लोग होंगे उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, वहां पे जो ट्रीज होंगे उनको मास कटिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है। फिर वहां पे एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है, वहां पे एक्टिविस्ट आ जाते हैं सिविल राइट्स के, जो बोलते हैं कि लोगों को डिस्प्लेस नहीं करने देंगे हम। यहाँ पे ट्रीज फेल हो रहे हैं आपके, तो आपकी जो एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो खतरे में आती है। फिर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है डैम्स की। डैम्स के बाद में आप अगर उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो उसकी भी कॉस्ट अलग से आएगी। उसको आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे, अगर प्रोड्यूस हो गई है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनको आप जो कंपनसेशन है वो किस बिहाफ पे दे रहे हैं। ये सारे इश्यूज हम पढ़ते हैं जनरली अगर कोई भी एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आता है। अब देखते हैं पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, इस टाइम पे पॉलिटिकल कंटेस्टेशन कैसा था, कि पॉलिटिक्स उस टाइम पे क्या सोच रही थी। तो अब हम देखेंगे, देखिए इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ऑन माइनिंग, फ्रॉम एनवायरमेंटलिस्ट एंड फ्रॉम इकोनॉमिस्ट। तो जब भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, आपके एक पूल होता है पीपल्स का जो अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं, जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, और वो इसके ऊपर एडवाइस करते हैं, इसके ऊपर सजेशंस देते हैं कि कैसे आप इस एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सकते हैं जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट हो आपके लोगों का। आफ्टर इंडिपेंडेंस आर कंट्री हैड टू मेक अ सीरीज ऑफ मेजर डिसीजंस लाइक दिस। ईच ऑफ these decisions could not be made independent of each other, each of such decision. All the decisions were bound together by a shared vision or a model of economic development. Almost everyone agrees that the development of India should mean both economic growth and social and economic justice. तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है कि इंडिया ने जो ग्रोथ की सीढ़ी चढ़ी थी, जो ग्रोथ की राह पे हम चले थे, उसके अंदर सबसे पहले हमने दो या तीन चीजों को जो इम्पोर्टेंस दी थी, वो था हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, नो डाउट, बट उसके साथ साथ हम हमारी सोशल ग्रोथ भी करेंगे एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी सर्व करेंगे। मतलब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या फिर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल ही जो है उन्हीं को उसका बेनिफिट मिल रहा है। हम उसके बेनिफिट जो है लास्ट माइल ऑफ द सोसाइटी तक भी पहुंचाएंगे, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक जस्टिस, कि हम जस्टिस सर्व करेंगे। और साथ ही में सोशल जस्टिस,
कि इकोनॉमिक जस्टिस अगर हो रहा है बट वो अनप्रिविलेज्ड क्लासेस जो है, सोसाइटीज हैं, सेक्शंस हैं, उनको नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक तरह से इनजस्टिस होगा। तो हम इकोनॉमिक जस्टिस के साथ में सोशल जस्टिस भी करेंगे। इट वाज आल्सो एग्रीड दैट द मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट टू बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज एंड फार्मर्स देमसेल्व्स। ये हमें पता ही था कि ये मैटर हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन या इंडस्ट्रीज के हाथ में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर वो अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे। That the government should play a key role in this. There was a disagreement, however, on the kind of role that the government must play in ensuring growth with justice. Was it necessary to have a centralized institution to plan for the entire country? तो ये क्या थे हमारे डाउट थे कि सबसे पहले क्या एक सेंट्रल सिस्टम को पूरे कंट्री के लिए, कंट्री के लेवल के ऊपर पॉलिसीज बनानी चाहिए? क्या गवर्नमेंट इटसेल्फ रन सम की इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस? क्या गवर्नमेंट को खुद कुछ बिजनेसेस रन करने चाहिए? और कितनी इंपॉर्टेंस अटैच होनी चाहिए टू द नीड्स ऑफ जस्टिस इफ इट डिफर्ड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जब आप आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की राह के ऊपर। Each of these questions involved contestation which has continued ever since. Each of the decision has political consequences. Most of the issues involved political judgment and required consultations among political parties and approval of the public. तो ये सारे डिसीजन जो होते हैं वो कौन लेता है? ऑब्वियसली लेते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं, बट उनको साथ साथ पब्लिक का भी ओपिनियन लेना चाहिए और वो लेती भी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉलिसीज हैं वो बन तो पब्लिक के लिए रही है। तो अगर आप उनका ही व्यू नहीं देखेंगे, उनका ही ओपिनियन नहीं जानेंगे, तो आप एक बेटर पॉलिसी कैसे सर्व कर पाएंगे? ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट। हमने पढ़ा था, मैंने कल भी आपको क्लास में बताया था कि लेफ्ट विंग और राइट विंग एक आइडियोलॉजी होती है। लेफ्ट विंग जो होती है ना, वो आपकी मोर पुअर सेंट्रिक होती है, वो वेलफेयर स्कीम ज्यादा लॉन्च करते हैं, वो पुअर के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं कि अगर पुअर अपलिफ्ट हो गया है तो वो साथ साथ पूरी कंट्री को भी अपलिफ्ट कर लेंगे। वहीं पे राइट विंग आइडियोलॉजी जो आपकी होती है वो ये कहती है कि हम प्रो बिजनेसमैन और प्रो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे अगर एक इंडस्ट्रीज खड़ा होता है, वो अपने नीचे 10,000 जॉब्स क्रिएट करेगा। तो ऐसे ही अगर हमने मान लो हजारों इंडस्ट्रीज को खड़ा कर दिया, तो वो लैक्स एंड करोड़ ऑफ जॉब्स को एस्टेब्लिश करेंगे। तो उनकी ये आइडियोलॉजी होती है कि हम ऊपर से लेके नीचे जाएंगे, और लेफ्ट वाले नीचे से लेके ऊपर जाते हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम थ्योरी। फिर नेक्स्ट देखते हैं आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। अब देखते हैं हम कि आइडियाज क्या क्या थे डेवलपमेंट के, कि कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं, कैसे कैसे मॉडल हो सकते हैं। तो देखिए, development would mean different things. For example, to an industrialist who is planning to set up a steel plant, to an urban consumer of steel, and to Adivasi who lives in the region. तो डेवलपमेंट के क्या अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं? इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है, एक कंज्यूमर के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है, और एक आदिवासी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है। आप ऐसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एक सिटी है, उसके अंदर बहुत सारे एरियाज होते हैं। तो मान लीजिए अगर एक एक स्लम एरिया है, उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होगा? कि वहां पे टाइम पे वाटर सप्लाई हो रही है, वहां पे टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और भी ऐसी बेसिक नेसेसिटीज। बट वहीं पे आप एक अगर पॉश एरिया में जाते हैं, उनके लिए क्या ये डेवलपमेंट है? ये बोलेंगे ये तो हमारी नेसेसिटी है, अगर ये आप हमें दे रहे हो तो डेवलपमेंट थोड़ी है। आप हमें ला के दीजिए सुपीरियर मॉल्स, आप हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी बिजनेसेस या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज को स्टैब्लिश कीजिए। उनके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग ये है। टू कंज्यूमर, एक कंज्यूमर के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होगा? कि उसको कम प्राइस में बेटर क्वालिटी मिले, चाहे वो किसी भी चीज की हो। तो ऐसे ऐसे डेवलपमेंट के हर एक इंसान के लिए अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो अब सोचिए आप कि जब इतनी बड़ी कंट्री है, इसके अंदर हमें अगर डेवलपमेंट करना है तो हम कौन से ये जो है स्टेटा को सुनेंगे, कि किस चीज की हम बात माने, इंडस्ट्रीज की तरफ जाएं, हम कंज्यूमर की तरफ जाएं, या फिर आदिवासी की तरफ? तो ये डिलेमा जो था, सबसे पहले हमारा यही डिलेमा था कि हम मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो किस बेसिस के ऊपर बनाएं, और कौन सी चीज को फेवर करें और कौन सी चीज को फेवर ना करें। So a lot of debate around this question. It was common then, it is now for people to refer the West as the standard for measuring development. तो इसलिए हम जो वेस्ट वेस्ट मतलब जो हमारे इंडिया है, उसको अगर आप ज्योग्राफिकली देखते हैं, तो उसके वेस्ट में सारी यूरोपियन और अमेरिकन अमेरिकन नेशन। तो उसी को हम हमारे डेवलपमेंट का एक बेस मानते हैं कि अगर डेवलपमेंट हो तो देखो ऐसी होनी चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छे से डेवलपमेंट करी हुई है, तो हमने उसी को एक स्टैंडर्ड बना रखा था कि डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड ये होता है। Development was about becoming more modern, and modern was about becoming more like the industrialist countries of the West. This is how common people as well as experts thought.
It was believed that every country would go through the process of modernization as in the West, which involved the breakdown of the traditional social structures and the rise of capitalism and liberalism. तो ये सबको लगता था कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो अल्टीमेटली कैसा दिखेगा जब आपकी एक पूरी कंट्री जो है डेवलप हो जाती है, वो दिखने के बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज आपकी, अभी इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है और हम बहुत सालों से डेवलपिंग ही हैं। चाइना अपने आप को डेवलपिंग क्लेम करता है, बट अगर आप वहां पे देखते हैं जाके सारी फैसिलिटीज हर चीज, वो वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में उनसे भी आगे निकला हुआ है, भले ही वो अपने आप को क्लेम करता हो डेवलपर। तो जो एक स्टैंडर्ड सेट हो रखा है वो यही है कि एक डेवलपिंग नेशन जो है वो अल्टीमेटली जब डेवलप हो जाएगा, वो कैसा दिखेगा, वो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके जैसा दिखेगा। मतलब वहाँ पे सोशल सिक्योरिटीज होंगी, वहाँ पे लोगों को बिजनेस करने की अपनी ऑटोनॉमी होगी, टैक्सेस बहुत कम होंगे और गवर्नमेंट ज्यादा इंटरवीन नहीं करेगी लोगों की लाइफ के अंदर, वो बस लॉ और इन पॉलिसीज को मेंटेन करने के लिए होगी। पुलिस जो है करप्ट नहीं होगी, पब्लिक ऑफिशियल जो हैं वो अच्छे होंगे, पॉलिटिक्स अपना काम पॉलिटिक्स ही करेगी, ना कि बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों के अंदर घुसे। ये सारी एक डेवलप कंट्री के फीचर्स होते हैं। Modernization was also associated with the ideas of growth, material progress, and scientific rationality. This kind of idea of development allowed everyone to talk about different countries as developed, developing, and underdeveloped. तो ये तीन तरह की कंट्री होती हैं। डेवलप्ड का मैंने एग्जांपल दिया, डेवलपिंग का दिया। अंडर डेवलप आप मान लीजिए सोमालिया, युगांडा, ऐसी कंट्रीज जो अभी बहुत पीछे हैं कि डेवलपिंग का स्टेटस उन्हें ना मिले। तो ऑन द eve of independence, India had before it two models of modern development. तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके पास अब दो मॉडल थे डेवलपमेंट के लिए, कि या तो वो लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल जो था यूरोपीय रेस में उसको फॉलो करें, या फिर सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करें। अब इन दो मॉडल्स के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूं, तो लिबरल कैपिटलिस्ट हमने अभी पढ़ा कि क्या, देखिए दो वर्ड है इसके अंदर, लिबरल एंड कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब क्या, यहाँ पे जो बिजनेसमैन होंगे, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, उनको गवर्नमेंट ज्यादा फेवर करेगी अपनी पॉलिसी के अंदर। मतलब उनके ऊपर ज्यादा सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे, उनके लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स नहीं होगा, वो लिबरल होगा, मतलब इजी गोइंग होगा बहुत ज्यादा। ये एक तो ये मॉडल होता है कि बिजनेसमैन को दीजिए, वो कंट्री वो जैसे जैसे खुद डेवलप होंगे वो अपने पीछे पीछे हजारों लोगों को भी डेवलप करते जाएंगे। और एक था यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या है, यूएसएसआर आपका अभी वाला रशिया है। तो एक यूएसएसआर मॉडल था जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वो क्या रही, वो है कि स्टेट जो है, स्टेट इनिशिएट करेगा डेवलपमेंट को, स्टेट लेड करेगा डेवलपमेंट को, कि स्टेट के थ्रू होके ही सारे रिसोर्सेज स्टेट के होंगे और स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि कैसे किस इंसान को कितनी चीज मिलेगी। तो अब हमने दोनों हाइड्रोलॉजी पढ़ी है, कोल्ड वॉर के अंदर भी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो अभी तो आपका बुक से हटा दिया गया है, बट 2021 तक आपका ये चैप्टर हुआ करता था। These included not just the leaders of the Communist Party of India, but also the Socialist Party leaders like Nehru within the Congress. तो बहुत सारे आपके सोशलिस्ट मॉडल के सपोर्टर थे और बहुत सारे कम्युनिस्ट मॉडल के सपोर्टर थे और लिबरल मॉडल के सपोर्टर थे। This reflected a broad consensus that had developing during the national movement. The nationalist leaders were clear that the economic concerns of the government-free India would have to be different from the narrowly defined commercial functions of the colonial government. ये तो ऑब्वियस था कि सबको पता था कि अगर हम इंडिपेंडेंट हो गए तो जैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर रूल करा था, जिस एक नैरो माइंडसेट के साथ में कि बस वो हमको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, हमारी गवर्नमेंट का रोल सिर्फ उतना तो नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा होगा, ये हमें पता है। हम सबकी बेनिफिट के लिए वर्क करेंगे। It was clear, moreover, that the task of the poverty alleviation and the social and economic redistribution was being seen primarily as the responsibility of the government. और यही कि पॉवर्टी को एलिवेट करना, सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारी आपकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। देयर वर डिबेट्स अमंग देम। फॉर सम इंडस्ट्रियलाइजेशन seemed to be the preferred path, for others development of agriculture and in a particular elevation of rural poverty was the priority. अब देखते हैं हम प्लानिंग। Despite the various differences, there was a consensus on one point, that the development could not be left to private actors, that there was the need for the government to develop or design or a plan for development. तो ये तो हमें पता था कि जो डेवलपमेंट का हमारा पाथ है ना वो हम प्राइवेट एक्टर्स के हाथ में नहीं देंगे, मतलब किसी प्राइवेट एंटिटी को रूल करने की परमिशन नहीं देंगे कि वो पॉलिसीज को फ्रेम करे, गवर्नमेंट लेड ही होगा ये। In the fact, the idea of planning as a process of rebuilding economy earned a good deal of public support in the 1940s and 1950s all over the world.
The experience of Great Depression in Europe, the interwar reconstruction of Japan and Germany, and most of the spectacular economic growth against heavy odds of the Soviet Union in 1930s and 1940s contributed to this consensus. ये आपके कुछ वर्ल्ड इवेंट्स थे जो उस टाइम पे हुए थे, जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को डेवलप होने में और ज्यादा हेल्प करी, या फिर एक मान लीजिए कि उन्होंने भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। क्योंकि आप देखते हैं जैसे जैसे आपके सर्कमस्टेंसेस होते हैं, आपकी आइडियोलॉजी भी वैसी होती जाती है। अब अगर आप एक बिजनेस फैमिली से आते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो ओरिएंटेशन है वो हमेशा बिजनेस के लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आपने उसको होते हुए देखा है, आपको पता है कि उससे कैसे सक्सेस मिलती है, उससे क्या फेलियर्स होते हैं। वहीं पे आप अगर मान लीजिए पर्टिकुलर टिपिकल गवर्नमेंट फैमिली से आते हैं कि आपकी फैमिली में सारे ही गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आपको बिजनेस के लिए हो सकता है आपका थोड़ा व्यू पॉइंट जो है वो नेगेटिव हो और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पॉजिटिव हो। तो ऐसे ही इस टाइम पे जो एक्टिविटीज हुई थी, इस टाइम पे जो इवेंट्स घटे थे, उससे एक आइडियोलॉजी धीरे धीरे बनने लगी थी कि हमें कैसे डेवलपमेंट करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए। Thus, the planning commission was not a sudden invention. In fact, it has a very interesting history. We commonly assume that private investors, such as industrialists and big business entrepreneurs, are averse to ideas of planning. They see to an open economy without any state control of in the flow capital. That was what not happened here. Rather, a section of big industrialists together got in the 1944 and drafted a proposal for setting up a planned economy in the country. It was called the Bombay Plan. तो सबसे पहला जो आपका एमसीक्यू बनता है वो यही है कि बॉम्बे प्लान कौन से ईयर में आया था। और एक शॉर्ट मार्क आंसर आपका बन सकता है 2 मार्क्स का कि बॉम्बे प्लान क्या था। तो देखिए जो कुछ है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट थे बड़े बड़े लोग, जो रतन टाटा सर जैसे फैमिली के हो गए, अंबानीज की फैमिली के हो गए, बिरलास की फैमिली के हो गए। तो ये जो फैमिलीज के इंडस्ट्रियलिस्ट थे बड़े बड़े, ये लोग एक टाइम पे इकट्ठा हुए बॉम्बे के अंदर 1944 में। और जब उन्हें पता था कि इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला है, तो उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोजल रखा कि हम चाहते हैं कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं डेवलपमेंट के लिए। और वो अच्छी पॉलिसीज भी थी। बॉम्बे प्लान क्या था? वांटेड द स्टेट टू मेक मेजर इनिशिएटिव इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। Thus, from left to right, planning for development was the most obvious choice of the country after independence. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारी प्लानिंग हुई है ना, वो ऐसे ऑल ऑफ द सडन नहीं हुई है कि एक रात उठे हमने करा कि आज हम ये करेंगे और ये कल सुबह इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस थी, जिसका सालों से लोग वेट करते आ रहे थे, जिसके लिए सालों से लोग मेहनत करते आ रहे थे। तो अब देखिए, द प्राइम मिनिस्टर वॉज इट्स चेयरमैन। तो जब प्लानिंग कमीशन पहली बार बना, जो तो आपके इसके चेयरपर्सन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। ये आपका सेकंड एमसीक्यू है। इट बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड द सेंट्रल मशीनरी फॉर डिसाइडिंग what path and strategy India would adopt for its development. आप देते हैं अर्ली इनिशिएटिव्स कि स्टार्टिंग में हमारे प्लानिंग कमीशन ने क्या क्या करा। एज इन द यूएसएसआर, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर अ 5 ईयर प्लान। तो सबसे पहले जो आपकी प्लानिंग होने लगी इस इंडस्ट्रीज की, वो 5 ईयरली बेसिस पे होने लगी कि हम आज एक प्लान बनाएंगे और उसको आगे आने वाले 5 सालों तक इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि आपको पता है ये कोई छोटी एक्टिविटी नहीं है। अगर आपको एक हैबिट भी बिल्ड करनी होती है तो इट इज सेड दैट द 21 डेज आर द मोस्ट ऑप्टिमल डेज। अगर आप किसी चीज को 21 डेज तक फॉलो कर लेते हैं तो आप उसकी हैबिट डेवलप इजीली कर सकते हैं। बट 21 डेज में आपको बिना रुके वो करना ही होता है। तो सेम अब तो ये आपके लिए है, बट देश में तो हजारों करोड़ों लोग रहते हैं। तो उसके लिए इन्होंने माना कि 5 ईयर एक ऑप्टिमम टाइम होगा कि हम किसी एक प्लान को 5 ईयर में इम्प्लीमेंट कर लें। क्यों? अब मान लीजिए उसके अंदर ऐसे आया कि यहाँ पे एक डैम का कंस्ट्रक्शन होने वाला है, तो क्या वो 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा? लोगों को वहां से हटाना, उनको नई जगह दिलाना, वहां से पेड़ कट करना, वहां के लिए सारी परमिशंस लेना, वहां पे सबको समझा के रखना कि ये आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है, और फिर उस डैम को कंस्ट्रक्ट भी करना, ये 1 साल में तो नहीं होगा। इसीलिए 5 ईयर का प्लान लिया गया कि 5 ईयर एक अच्छा टाइम है जिसके अंदर हम कुछ पॉलिसीज को लाके उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका फीडबैक भी ले सकते हैं कि उस पॉलिसी ने कैसा वर्क करा है, वो अच्छी रही या फिर नहीं रही। The idea is very simple. The government of India prepares a document that has a plan for all income and expenditure. तो प्लान ये था कि गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगी जिसमें वो कहाँ कहाँ से पैसे लेने वाले हैं, कहाँ कहाँ से उनकी इनकम होगी और कहाँ कहाँ पे उसको खर्च करेंगे अगले 5 सालों में, उसके उसके बारे में लिखा होगा। Accordingly, the budget of the central and all the state governments is divided into two parts: non-planned budget that is spent on the routine items on yearly basis, and planned budget that is spent on a 5 year basis as the priorities fixed by the plan. इसी तरह जो ये सेंट्रल प्लान बना, उसी के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट थी, वो भी अपना जो बजट होता था उसको फ्रेम करती थी। तो मान लीजिए आपका ये एक सेंट्रल प्लान है, जो प्लानिंग कमीशन है उसका। प्लानिंग कमीशन सेंट्रल प्लान है ये।
अब ये एक ओवरव्यू दे दिया है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ओवरव्यू दिया कि हम आगे आने वाले सालों में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करेंगे। इन्होंने बस ये बताया, हाइड्रो पावर को प्रमोट करेंगे। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपके वो बजट बनाती है, एक स्टेट गवर्नमेंट बजट बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम हाइड्रो पावर के लिए स्टेट्स को 100 करोड़ रुपीस एलोकेट करेंगे पर 1-2 साल के लिए। स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है, हम इस जगह के ऊपर इस पर्टिकुलर प्लेस पे ये वाला प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। तो देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ, इन सब के जो एक्शंस है वो किससे अलाइन हो गए, प्लानिंग कमीशन का जो इनिशिएटिव था उससे। तो ऐसे पहले आपकी प्लानिंग होती थी कि प्लानिंग कमीशन प्लान करता, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबको इंप्लीमेंट करने के लिए अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करती। द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड देन एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट रिलीज इन दिसंबर 1951। तो आपका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 में आया, जनरेटेड a lot of excitement in the country. People from all walks of life, academics, journalists, government and private employees, industries, farmers, politicians, discussed and debated the documents extensively. The excitement within the planning reached its peak with the launching of the second 5 year plan in 1956। ऐसे आपका second 5 year plan भी आया, third 5 year plan आया आपका 1961 में, और fourth plan was due to start in 1966। By this time, the novelty of planning had declined considerably, and moreover, India was facing acute economic crisis, but ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना उन्होंने सोचा था। धीरे धीरे जाके इसका पॉपुलैरिटी कम होने लगी और इसकी पॉपुलैरिटी फेड होने लगी। ऐसा क्या हुआ, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक अ प्लान हॉलीडे। इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट डिसाइड करा कि वो प्लान हॉलीडे लेंगे। दो मैनी क्रिटिसिज्म इमर्ज्ड बोथ अबाउट द प्रोसेस एंड प्रायोरिटीज ऑफ दिस प्लान्स, द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज फाउंडली प्लेस्ड बाय दैम। यहाँ पे देन और देम दोनों यूज हो सकता है कि या तो ये कह रहे हो कि प्लानिंग कमीशन के थ्रू ही आपके जो इंडिया की डेवलपमेंट थी वो एस्टेब्लिश हुई थी, या फिर वहां से स्टार्ट हो चुकी थी। तो अब क्या कह रहे हैं, इन्होंने प्लान हॉलीडे लिया, मतलब इसके बीच में जो गैप है ना 1961 में 1966 में, इसके फोर्थ प्लान को इन्होंने ड्यू रखा कुछ टाइम के लिए कि हम एक प्लान हॉलीडे लेंगे, क्योंकि अभी प्लानिंग ऐसा लग रहा है हमें कि हमने जो पॉलिसीज बनाई है वो इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रही। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ऐसा हुआ क्या था, ऐसी क्या क्या चीजों पर बात की गई थी और इस प्लान के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका 1951 से 56 तक रहा था, टू sought to get the country's economy out of the cycle of poverty। तो सबसे पहला इसका काम ही ये था कि हम जो हमारी पॉवर्टी की साइकिल है ना, जो इंडिया में इतनी पॉवर्टी हो रखी है उससे हमें निकलना है बाहर। अल्टीमेटली हमें वर्क उसी के लिए करना है। के एन राज जो थे वो आपके इन्वॉल्व थे ड्राफ्टिंग प्लान के अंदर, argued that India should hasten slowly for the first 2 decades as a fast rate of development might endanger democracy। तो इनका ये ओपिनियन था कि इंडिया को अभी थोड़ा स्लोली वर्क करना चाहिए, स्लोली ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ज्यादा हैसल कर दिया, हमने ज्यादा जल्दी चलने की कोशिश करी, तो ऐसा ना हो कि हम हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को ही खो दें। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एड्रेस्ड मेनली द अग्रेरियन सेक्टर। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करा गया, investment in dams and irrigation। Agriculture sector was hit hardest by the partition and needed urgent attention। और ऑब्वियसली ऐसा होना भी था, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था जब हमारा कंट्री का पार्टीशन हुआ था, और ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को अच्छा खासा एक्सप्लोइट किया हुआ था। जैसे आप पढ़ोगे हिस्ट्री के अंदर कि कैसे इंडिगो उनको जबरदस्ती लगाना पड़ता था, कितना हैवी टैक्स पे करना पड़ता था उनको, सनसेट क्लॉजेस होते थे, वो सारी चीजें क्या थी। Huge allocations were made for the large scale projects like the Bhakra Nangal Dam। अब मुझे कमेंट से आप लिख के बताइएगा कि भाखड़ा नांगल डैम कौन से स्टेट के अंदर है। द प्लान आइडेंटिफाइड द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्री एज अ प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ। और जब प्लान ये हुआ तो उनको प्लान को ये समझ में आया, प्लानिंग कमेटी को ये समझ में आया कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। आप देखोगे कि अमेरिका का जो फार्म लैंड है ना, उसकी कंट्री का 2% के आसपास ही है। इंडिया में ये जो जाती है आपकी फार्मिंग लैंड, वो बहुत बड़ी परसेंटेज है, अप्रोक्सीमेटली 20 to 30%। बट इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो अभी अमेरिका से भी कम है। तो ऐसा क्या है कि वो बहुत छोटे से पैच ऑफ लैंड के ऊपर इतनी ज्यादा फार्मिंग कर पाते हैं, और इंडिया में इतनी बड़ी फार्मिंग लैंड होने के बाद में भी हम इतना कम आउटपुट दे पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका पॉइंट होना ही होना है कि वो एक एडवांस मशीनरी है, कि उनके पास एडवांस एंड सोफेस्टिकेटेड मशीन्स हैं जो बड़े बड़े फार्म्स के ऊपर वर्क करती हैं। एंड सेकेंड, उनकी जो फार्म लैंड ना वो बहुत ज्यादा वास्ट होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है।
100 एकर्स, 200 एकर्स, इतने बड़े एरिया में एक जने का फार्म होता है। बट इंडिया में कितना होता है? बहुत कम। 2 से 4 हेक्टेयर के आसपास तो आपके मोस्टली फार्म्स की लैंड होती है। इससे बड़े यहाँ पे फार्म्स नहीं है लोगों के पास, क्योंकि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में डिवाइड होते जाते हैं। तो जब तक ये आपकी प्रॉपर्टी कंसोलिडेटेड नहीं रहेगी, तब तक आप एक मेजर बेनिफिट नहीं कर पाओगे। सेम गोस विद इंडस्ट्री। अगर आप एक इंडस्ट्री मान लीजिए कुछ 10 ही प्रोडक्ट बनाती है, तो उनको 10 प्रोडक्ट्स में अगर ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल तो ₹20 का ही होगा ना। अब उसके अंदर वो लोगों की सैलरी पे कैसे करेंगे? कैसे वो अपने एक्सपेंसेस को झेलेंगे? कैसे वो अपना प्रॉफिट बनाएंगे? और यहीं पे अगर वो 10 की जगह मान लीजिए इतने प्रोडक्ट्स बना रही हैं, अब पर प्रोडक्ट को 2 का हो रहा है, इसको कर दीजिए इतने से मल्टीप्लाई, इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया ना। तो इसीलिए जितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जितनी बड़ी आपकी लैंड होगी, आपको प्रॉफिट का जो आपका स्पेयर है, मान लीजिए अगर वो 10% है, तो आप जब 100 एकड़ के फार्म के ऊपर लगाते हैं, तो मान लीजिए आपका 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट होता है। बट ये आपका क्या है? 10% ही तो है। बट इंडिया में अगर 10 एकड़ का खेत फार्म है, तो उनको 1 लाख का तो प्रॉफिट होगा। ये भी तो 10% ही है इस चीज का। बट क्या 1 लाख के प्रॉफिट में इंडिया का फार्म्स पूरे साल भर के लिए जो फार्मर्स है वहाँ का वो सब्सिडाइज कर देंगे? 10 लाख में ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट 1 लाख में तो नहीं। और अगर ये यहीं पे 1000 एकड़ हो जाता है, अब कितना प्रॉफिट होगा? 100 लाख, मीनिंग 1 करोड़। अभी भी ये देखा जाए तो इसका तो 10% ही है। बट जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ता जाता है, वो परसेंटेज मैटर नहीं करता फिर। वो आपका ओवरऑल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज ही होना है। तो देखिए, इट फोकस ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज द की टू कंट्रीज डेवलपमेंट। तो जो आपका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था वो इतना अच्छा नहीं था, इसलिए फर्स्ट टाइम प्लान ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी फोकस करा। वन ऑफ द बेसिक एम्स ऑफ द प्लानर्स was to raise the level of national income, which could be possible only if the people saved more money than this time. तो नेशनल इनकम हमारा बढ़ाने का ये फर्स्ट वाले प्लान के अंदर मोटिव था। और वो कब होगा? नेशनल इनकम कब बढ़ेगी हमारी? जब कंट्री के लोग जो है ज्यादा सेव करें और खर्च कम करें। As the basic level of spending was very low in 1950s, it could not be reduced anymore. But 1950s में obviously इंडिया की पहले से स्पेंडिंग बहुत कम थी। अब तो उल्टा उनको बढ़ाने का टाइम था। बट तो अब वो सेविंग्स तो कम हो नहीं सकती। So the planners sought to push savings up. That too was difficult as the total capital stock of the country was rather low compared to the total number of employable people. और सेविंग्स भी बढ़ाने का कोई तरीका हमारे पास था नहीं, क्योंकि उसके अंदर हमें इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि हमारा जो कैपिटल स्टॉक था जिससे कि हम मनी जनरेट कर सकते हैं, जैसे जिससे कि इनकम जनरेट हो सकती है, और जो एम्प्लॉयबल पर्सन है उनका नंबर भी बहुत ज्यादा लो था। Nevertheless, people's saving did rise in the first phase of the plan process until the end of the third five-year plan, but the rise was not as spectacular as it was expected. राइज हुआ था, बट इतना ज्यादा अच्छा नहीं था सेविंग्स में राइज। फिर सेकंड फाइव ईयर प्लान आया आपका, और सेकंड फाइव ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया। इस प्लान को पीसी महालनोबिस प्लान भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसके जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे इन्होंने ही इस ये पीसी महालनोबिस थे, और इन्होंने ही सेकंड फाइव ईयर प्लान को ड्राफ्ट करा था। इन्होंने क्या कहा कि अब चल के देखिए ना, 5 साल आप लोग एग्रीकल्चर की ग्रोथ लेके क्या उखाड़ लिया आपने? कुछ नहीं। आप ढंग से सेविंग्स नहीं कर पाए, आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाए, आप कंट्री ग्रोथ को नहीं बढ़ा पाए। अभी मेरे को करने दो, आप एक काम करो, आप इंडस्ट्री से फोकस करो। क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री ग्रो होगी ना, अब मान लीजिए एक ब्रेड की इंडस्ट्री ग्रो हो रही है अगर, वो आगे जाके केक वाले को भी हेल्प करती है, और पीछे से फार्मर से वीट भी लेती है ब्रेड के लिए। बट अगर फार्मर सिर्फ उसे ब्रेड ब्रेड वीट लगाए जा रहा है, बट आगे कोई सप्लाई चेन ही नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है जिस ब्रेड को खरीदे, जिससे वो आटा बनाए, जिससे ब्रेड बनाए, जिससे कुछ अलग प्रोडक्ट्स बनाए, तो वो फार्मर उस प्रोडक्ट का करेगा क्या? उसके पास पड़ा पड़ा खराब भी हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करिए। ये एक इंपॉर्टेंट लिंक है आपके आगे वाले सेक्टर का और आपके पीछे वाले सेक्टर का भी। So it was drafted by the team of PC Mahalanobis. If the first plan had praised patience, the second wanted to bring out quick structural transformation by making changes simultaneously in all possible directions. तो फर्स्ट प्लान तो पेशेंटली चल रहा था धीरे धीरे, हम एक बार एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करेंगे। इस प्लान ने ड्रास्टिकली चेंज कर दिया उसको, एकदम उल्टा उससे। नहीं नहीं, हमें धीरे धीरे नहीं चलना है, हम बहुत धीरे धीरे पहले भी चल चुके हैं 200 साल तक कॉलोनीज के अंदर में। अब हम फटाफट फटाफट हमारा क्या करेंगे, ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं। Before this plan was finalized, the Congress party at its session held at Awadhi near the Madras city passed an important resolution.
It declared that socialistic pattern of society was its goal. This was reflected in the second plan. The government imposed substantial tariff on import in order to protect domestic industries. टैरिफ क्या होता है आपको पता ही होगा। अभी तो ये बहुत ज्यादा चल भी रहा है न्यूज में ट्रम्प की वजह से। टैरिफ क्या होते हैं मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये इंडिया है और ये यूएसए है। अब अगर यूएसए को सामान बेचता है इंडिया को, मान लीजिए ये यूएसए जो है आपको ब्रेड सप्लाई करेगा 10 रुपीज पर पैकेट, और इंडिया में जो ब्रेड है वो जो लोग होते हैं वो लेते हैं 12 रुपीज पर पैकेट है। अब अगर यूएसए यहाँ पे दे देता है आके, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग इसको खरीदेंगे, इसको कोई खरीदेगा ही नहीं। इंडिया में महंगी क्यों है? यूएसए के पास तो एडवांस मशीनरी है, उनको बनाने की चीजें बहुत ज्यादा आती है, उनके पास एडवांस मशीन है, इसलिए उनको जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉस्टली नहीं पड़ती इसलिए। बट इंडिया में भी थोड़ा बहुत हैंडमेड यूज होता है चीजें, हैंडमेड प्रोसेसेस हैं आपकी, मशीन्स बहुत कम है, इसलिए वो चीजें महंगी हो जाती हैं। अब अगर ये इंडिया में आ गई तो इंडिया से तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इंडिया की इन डोमेस्टिक फॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने क्या करा, हैवी टैरिफ लगाने स्टार्ट कर दिए इस प्लान में। तो मान लीजिए कि अब इंडिया कहता है हम आपके ऊपर 50% टैरिफ लगाएंगे। तो 50% ऑफ 10 कितना होता है? 5 रुपीज। तो अब इंडिया में जब ये बिकने जाएगा तो ये ब्रेड जाएगी 15 रुपीज की। अब ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया की ब्रेड अगर 12 रुपीज की है और यूएसए की 15 की है, तो सारे लोग इंडिया की ही लेंगे। ऐसे क्या होता है, टेरिस आपकी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं कि वो एक बार स्टार्टिंग में बस पेस पकड़ लें, वो अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ जाएं। उसके बाद में हम धीरे धीरे इम्पोर्ट्स को खत्म करते जाएंगे। अब मान लीजिए कि इंडिया वाली ब्रांड अभी भी 12 की आ रही है, वो प्राइस कम हो नहीं रही। तो अब अगर मान लीजिए हमें अपनी इंडस्ट्रीज को सिखाना है कि भाई साहब हम आपको बचाए हुए हैं तभी आप वर्क कर रहे हो इतना, हम एक काम करते हैं अभी हम ड्यूटी है ना रिड्यूस कर देंगे। हम एक काम करेंगे, हम 25% टैरिफ लगाएंगे। तो अब जो यूएसए की ब्रेड है वो 12.5 रुपये से मिलेगी और इंडिया वाली 12 मिल रही है। अब लोग क्या सोचेंगे, यार आधे तो ज्यादा देना पड़ रहा है, दे देते हैं, कम से कम अमेरिका की ब्रेड तो खाने को मिलेगी जो अच्छी क्वालिटी की होगी इंडिया वाली से। अब सारे लोग उसकी तरफ चले जाएंगे। तो जैसे ही उसकी तरफ जाएंगे, अब इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे कि भाई साहब अब है ना अपने प्रोसेस पे ध्यान दो, हमें मशीन्स का यूज करना होगा, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, हमें ये क्रैक करना होगा कोड कि हम कैसे ब्रेड को सस्ता बना सकते हैं। और जैसे वो बना लेंगे उसको 11 रुपए में बेचने लग जाएंगे, तब अमेरिका की ब्रेड की डिमांड वापस कम हो जाएगी। तो ऐसे क्या होता है, आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट भी होती है और प्रमोट भी होती है। Such protected environment helped both the public and private sector industries to grow. As savings and investment were growing in this period, a bulk of these industries like electricity, railways, steel, machineries, and communication could be developed in the public sector. Indeed, such a push for industrialization marked a turning point in India's development. It, however, had its problem as well. India was technologically backward, so it had to spend precious foreign exchange सॉरी प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज टू बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट। तो अब हमारी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? इंडियन करेंसी को छोड़ के जो भी करेंसी इंडिया के पास ऐसे स्टॉक रखी हुई है उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो जितना ज्यादा हमारा फॉरेन फॉरेक्स का रिजर्व होता है, उतना ज्यादा हमारा एक तरह से वैल्यू ग्लोबली कंटेक्स में बढ़ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ये कंट्री के साथ ट्रेड बहुत ज्यादा करती है कंट्रीज, इसलिए इनके पास सारी करेंसीज इतनी ज्यादा अमाउंट में रखी हुई है। तो इस कंट्री को हो सकता है कि थोड़ी पावरफुल पोजीशन मिलने लगे, भले वो पावरफुल हो या ना हो, बट उसको पावरफुल कंसिडर करा जाएगा। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा था, क्यों हो रहा था? क्योंकि हम अपनी टेक्नोलॉजिकली हम बैकवर्ड थे, हम टेक्नोलॉजीज को इम्पोर्ट करते थे। That apart, and industries attracted more investment than agriculture. The possibility of food shortage loomed large. और ये भी होने लगा कि एग्रीकल्चर से ज्यादा इंडस्ट्रीज के ऊपर जो बाहर के इंडस्ट्रीज से वो फोकस कर रहे थे, वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट डाल रहे थे। तो ये भी डाउट था कि फूड शॉर्टेज ना हो जाए हमारी कंट्री में। द थर्ड प्लान was not significantly different from the second. Critics pointed out that the planned strategies from this time around displayed an unmistakable urban bias. तो क्रिटिक्स ये भी क्लेम करते हैं कि जो पॉलिसीज आई थी स्टार्टिंग के 355 प्लान में, उनके अंदर एक अर्बन बायस था। अर्बन बायस का मीनिंग क्या होगा कि वो इंडस्ट्रीज की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे थे, एग्रीकल्चर को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था। एग्रीकल्चर की तरफ उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वहां पे एडवांस टेक्नोलॉजीज को नहीं लाए। Other thought that the industry was wrongly given priority over agriculture. There were also those who wanted to focus on agriculture related industries rather than heavy ones. तो ये आपका एक चैप्टर का ओवरव्यू था। हमने इस चैप्टर के अंदर देखा कि कैसे हमारे इंडिया की प्लैंड इकोनॉमी का डेवलप होना स्टार्ट हुआ।
आगे आने चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इंडिया और अपनी ग्रोथ के ऊपर चला, क्या क्या इश्यूज हमने फेस करे एज वी वर ग्रोइंग लार्ज। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।